नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टीचमेंट ऐप पर लिए गए 9th टेस्ट का पूर्ण सॉल्यूशन कराऊंगा, जो दिनांक 2/10/2021 यानी कि शनिवार 2 अक्टूबर को लिया गया था। इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे टेस्ट के सभी प्रश्नों का हल करके देखेंगे और यदि कोई दिक्कत होगी तो वो शायद इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। यदि फिर भी आपको कोई समस्या रहती है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो टेस्ट अभी शनिवार 2 अक्टूबर को लिया गया था, उसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम देन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो नियम है वो दिए थे माइकल फैराडे ने, सभी को पता है। तो इसका पहला आंसर जो आपका हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी हो जाएगा, माइकल फैराडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके प्रयोग से एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक का निर्माण नहीं किया जा सकता? तो निम्न में से किसका प्रयोग करके हम एक परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते? तो माइल्ड स्टील, नरम लोहे से कभी भी स्थायी चुंबक का निर्माण नहीं हो सकता, विद्युत चुंबक का निर्माण हो सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा। हाई कार्बन स्टील, हार्ड स्टील, एल्कोनेक्स और एल्निको, ये जो चारों के चारों जो पदार्थ हैं, इन सबसे आप बढ़िया तरीके से स्थायी चुंबक बना सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत फ्लक्स की इकाई है, जो फ्लक्स की इकाई है वो, अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो वेबर होती है। कईयों ने ए वेबर पे टिक लगा दिया, लेकिन मैंने चुंबकीय फ्लक्स नहीं पूछा, वैद्युतिक फ्लक्स पूछा है। तो वैद्युतिक फ्लक्स की इकाई होती है वोल्ट मीटर। क्या होती है? वोल्ट मीटर। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी एच वक्र निर्मित होता है। बी और एच जो वक्र है आपका हिस्टेरेसिस के अंदर निर्मित होता है। ये किसके दो चीजों के बीच में बनता है? तो बी एच वक्र चुंबकन बल व चुंबकत्व वाहक बल के बीच नहीं बनता जी। रिलेक्टेंस व परमियंस के बीच नहीं बनता जी। चुंबकन क्षेत्र तीव्रता व चुंबकन बल के बीच नहीं बनता। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, बिल्कुल बी जो है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शाता है, और चुंबकन बल यानी कि एच जो है वो चुंबकन बल को दर्शाता है। तो डी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व व चुंबकन बल के बीच ये निर्मित होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आवेशित कणों के चारों ओर निर्मित बल रेखाएं होती है। जो आवेशित कण है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, कोई पदार्थ है वो पॉजिटिव चार्ज है, कोई पदार्थ नेगेटिव चार्ज है, उसके चारों ओर जो बल रेखाएं हैं, जब भी आप डायग्राम देखोगे तो इस प्रकार से चारों ओर फैली हुई यानी कि क्या होती है? भी मुड़ी हुई होती है। जब हम चुंबकीय बल रेखाओं की बात करते हैं, मान लेते हैं एक एन और एक एस है, तो ये हमेशा अपना मार्ग पूरा करने का क्या करती है? प्रयास। जब मार्ग पूरा करेंगे तो इनमें बैंड आएगा, ये मुड़ी हुई इस प्रकार से मुड़ी। सेम उसी प्रकार से जब दो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के समीप रखी जाएंगे तो इनसे जो बल रेखाएं निकलेंगी हमेशा मुड़ी हुई होंगी। पॉजिटिव वाली नेगेटिव की ओर जाने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार से बल रेखाओं में एक मुड़ाव, एक घुमाव पाया जाता है। तो सदैव ये क्या होती है? भी मुड़ी हुई होती है, कभी सीधी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इकाई गिलबर्ट में मापित राशि है। तो गिलबर्ट किस चीज की इकाई है? तो गिलबर्ट जो है वो एमएमएफ यानी कि चुंबकत्व वाहक बल की इकाई होती है। उसे हम गिलबर्ट भी कह सकते हैं या एम्पेयर टन भी कह सकते हैं, लेकिन गिलबर्ट और एम्पेयर टन की यूनिट में थोड़ा बहुत जो माइनर सा डिफरेंस होता है वो होता है भी। तो चुंबकत्व वाहक बल की इकाई होती है कौन सी? गिलबर्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 7वां, कि जब एक चुंबक एक कुंडल के सापेक्ष गति में हो है तो होता है, प्रेरित ईएमएफ का मान निर्भर नहीं करता। जब एक चुंबक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये रही एक चुंबक मान लेते हैं, ये एन है और ये एस है, और एक कुंडल के सापेक्ष इसके चारों ओर क्या है? मान लेते हैं कुंडली है इस प्रकार से, और जो ये चुंबक है ये मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट हो रही है, घूम रही है। तो प्रेरित ईएमएफ का जो मान, कुंडली के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा, इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा वो किस में निर्भर नहीं करता? तो कुंडली के प्रतिरोध पर। बिल्कुल सही बात है, कुंडली के प्रतिरोध पर ये ईएमएफ नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम देखेंगे। चुंबक की गति पर बिल्कुल निर्भर करता है, घुमाव चुंबक की गति पर निर्भर करता है, घुमाव की संख्या पर निर्भर करता है, जितने टर्न होंगे उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। चुंबक की ध्रुव शक्ति बिल्कुल चुंबक की ताकत पर निर्भर करेगा। बी व डी दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि हमारा आंसर जो हमें पहले ही मिल गया, कुंडल के प्रतिरोध पर। प्रतिरोध चाहे कोई मर्जी हो, चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन की दर जितनी ज्यादा होगी ईएमएफ का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, कि किन दो चुंबकीय राशियों की इकाइयां समान होती है? किन दो राशियों की इकाइयां समान है? पहला है चुंबकत्व वाहक बल। चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक होता है एम्पेयर टन, और चुंबकन क्षेत्र सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पेयर टन प्रति मीटर। इसका मात्रक होता है एम्पेयर टन प्रति मीटर। तो सेम नहीं है भी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, और चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ का मात्रक भी होता है वेबर। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। चुंबकीय प्रतिष्ठंभ रिलेक्टेंस का मात्रक होता है एम्पेयर टन प्रति वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये इक्वल नहीं है। चुंबकशीलता व चुंबकत्व वाहक बल, वैसे तो चुंबकशीलता की कोई इकाई होती नहीं है, लेकिन यदि फिर भी अगर आपको चुंबकशीलता की इकाई चाहिए तो वो नापी जा सकती है चुंबकशीलता आपकी
चुंबकशीलता की आपकी इकाई वैसे तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी इकाई अगर चाहिए तो जो आपकी एब्सोल्यूट या पूर्णतया या जिसे हम म्यू जीरो के नाम से जानते हैं उसकी इकाई ले सकते हैं हम हेनरी प्रति मीटर, और जो चुंबकत्व वाहक बल है उसका है एम्पेयर टन। तो ये दोनों भी मैच नहीं हो रही है। चुंबकन बल जो है वो और चुंबकशीलन, इसकी चुंबकशीलन और चुंबकन बल की इकाइयां भी क्या है भी अलग अलग है। चुंबकन बल की इकाई होती है आपकी एम्पेयर टन प्रति मीटर और चुंबकन शीलन की होती है वेबर प्रति एम्पेयर टन। तो ये भी सेम नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो हमें मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है कि एक उत्तेजित कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स कुंडली के बाहरी चुंबकीय फ्लक्स की अपेक्षा कम होता है। तो इसके लिए एक बात थोड़ी सी बता देता हूं। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पूछा गया है। फाई बराबर होता है आपका N इंटू आई बटा में आर एम के, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान से देखिए, N यानी कि टर्नों की संख्या, I यानी कि करंट, और यहां हमारे पास एक कुंडली है भी, ठीक है। एक बात और सुन लीजिएगा, कईयों ने प्रश्न इसको अलग तरीके से समझा, लेकिन ये प्रश्न उस तरीके का नहीं है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। कुंडली है, उसमें कोई कोर नहीं है, तो कोर के रूप में यहां पर जो पदार्थ है वो है वायु। कोर के रूप में जो पदार्थ है वो इसके अंदर कौन है, वायु है। तो वायु कोर है एक प्रकार से कुंडली आपकी। टर्नों की संख्या बाहर अंदर मैटर नहीं करती है। करंट है, हर तार के हर सिरे पर समान रहेगा, क्योंकि कुंडली के हर कॉइल हर टर्न जो है वो श्रेणी में होती है। आरएम रिलैक्टेंस हर जगह पर इसका समान रहेगा। तो फाई भी हर जगह पर क्या रहेगा भी, समान रहेगा। यदि टर्नों की संख्या हम 1 कर लेते हैं, धारा भी 1 कर लेते हैं, आरएम की वैल्यू 1 कर लेते हैं, तो फिर अंदर बाहर मैटर नहीं रहता है, हर जगह फ्लक्स का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो अब जो ऑप्शन आप देख सकते हो, एक उत्तेजित कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स कुंडली के बाहरी चुंबकीय फ्लक्स की अपेक्षा अधिक होता है, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक उत्तेजित कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, ये भी गलत है। एक उत्तेजित कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स कुंडली के बाहरी चुंबकीय फ्लक्स के बिल्कुल क्या होता है भी बराबर, फाई की वैल्यू बराबर होती है। हाँ, जो स्ट्रेंथ ताकत की बात है वो कोर पे डिपेंडेबल है। कोर यदि डाल देंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं केंद्रित हो जाएंगी, तो वो एक अलग तरीके का प्रश्न है, ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। कई इसको शायद गलत मानेंगे, लेकिन ये गलत है नहीं भी। तो एक कुंडली है, उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है बिल्कुल क्या रहता है भी, बराबर रहता है। तो एक उत्तेजित कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स अधिक तथा बाहरी फ्लक्स शून्य होता है, ये भी गलत है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अभी। एक चुंबकीय सामग्री का प्रतिष्ठम, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, उसका रिलैक्टेंस जो है वो किसके साथ निर्भर है या किस पे डिपेंडेबल है। तो 4 ऑप्शन देखते हैं। सामग्री के कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ने पर घटता है। सामग्री का कटाक्ष क्षेत्रफल जो है वो बढ़ने पर घटता है, बिल्कुल। रिलैक्टेंस जो है आपका आर एम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेम रेजिस्टेंस की तरह ही L/A के। यदि कटाक्ष क्षेत्रफल आपका कम होगा, एरिया आपका कम होगा, तो रिलैक्टेंस का मान क्या हो जाएगा भी, बढ़ जाएगा। पतली जो चीज है, पतला जो कोर है, उसके अंदर रिलैक्टेंस का मान उच्च रहता है, मोटी कोर में रिलैक्टेंस कम रहता है। तो सामग्री के कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ने पर यह घटता है, बिल्कुल सही बात है। कटाक्ष क्षेत्रफल यदि बढ़ा देंगे, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, बढ़ा देंगे तो आरएम घट जाएगा, ये विलोम ही चलता है, इस बात का ध्यान रखना। सामग्री के कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है, नहीं जी, सामग्री के कटाक्ष क्षेत्रफल बदलने पर नहीं बदलता, नहीं, हमारा उत्तर वैसे मिल चुका है। यह वो कारक है जो सदैव हर अवस्था में नियत नहीं रहता, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोज मैग्नेट मटेरियल आर बेस्ट suited for the making armature and transformer core which have dash 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 permeability and dash 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 hysteresis losses। तो क्वेश्चन है आपका कि जो मैग्नेटिक मटेरियल आपका बहुत ही बढ़िया माना गया है, सुटेबल है आर्मेचर और ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण में, उसके अंदर 2 कारक, एक कारक आपका परमेबिलिटी यानी कि चुंबकशीलता, और दूसरा कारक हिस्टेरेसिस लॉस। उसमें क्या होना चाहिए, तो परमेबिलिटी का जो मान है वो होना चाहिए भी हाई, यानी कि उच्च। यहां पर परमेबिलिटी तो क्या होनी चाहिए, उच्च, लेकिन हिस्टेरेसिस लॉस है वो होनी चाहिए आपके निम्न। तो ऐसी कोर होनी चाहिए इसमें परमेबिलिटी का मान उच्च रहे, ताकि वो चुंबकीय बल रेखाओं का अधिकाधिक अपने अंदर से जाने का मार्ग प्रदान करे, और हिस्टेरेसिस लॉसेस का मान कम से कम होना चाहिए, ताकि एफिशिएंसी हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। तो परमेबिलिटी हाई और जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो निम्न का ऑप्शन हमें देखना है। तो पहला हाई और फिर लो होना चाहिए। तो हाई हाई ये गलत है, लो हाई ये भी गलत है, लो लो गलत है, इक्वल टू ईच अदर नहीं होगा, हाई एंड लो। तो ऑप्शन ई आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार के तार स्थापन को केवल अस्थायी रूप में मान्यता दी गई है। तो ऐसी तार स्थापन की विधि जिसको अस्थायी मान्यता दी गई है, देखते हैं। धात्विक कंड्यूक नहीं, स्थायी है। पीवीसी भी स्थायी है, ये स्थायी है। पीवीसी भी स्थायी है। सीटीएस टीआरएस ये भी स्थायी होती है। क्लीट वायरिंग जो आपकी अस्थायी, चीनी मिट्टी के क्लीट पर थोड़े समय के लिए या कम समय के लिए जो वायरिंग की जाती है उसको क्लीट वायरिंग कहते हैं, तो ये अस्थायी वायरिंग है। केसिंग कैपिंग भी स्थायी वायरिंग के अंदर आती है। तो क्लीट वायरिंग अस्थायी वायरिंग का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किट में मानकों के अनुसार अधिकतम कितने प्रकाशीय बिंदु हो सकते हैं। बहुत आसान है, भारतीय मानकों के अनुसार 10 प्रकाशीय बिंदु एक सर्किट के अंदर उपलब्ध हो सकते हैं भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा एक वायरिंग का तरीका है, तो इनमें से वायरिंग के तरीके को आपने छांटना है। तो देखते हैं, संयुक्त बॉक्स यानी कि जंक्शन बॉक्स जिसे हम कहते हैं।
तो यह भी एक वायरिंग का तरीका बिल्कुल है। लूप इन सिस्टम भी वायरिंग का एक तरीका है। ट्री सिस्टम, ये टी नहीं है, ये है ट्री सिस्टम, सॉरी ये है ट्री सिस्टम आपका। कईयों ने शायद इसी के आधार पर गलती कर दी होगी, केवल ए व बी शायद कईयों ने लगाया है। तो ए व बी भी सही है इसके अंदर और उपरोक्त सभी भी इसके अंदर सही होगा। आपका जो आंसर है, आपका आंसर की में उपरोक्त सभी है। कई शायद टी और ट्री सिस्टम के बीच में थोड़ा फंक्शन नहीं समझ पाए होंगे, तो गलती प्रिंटिंग मिस्टेक मेरी भी है, लेकिन इस यहां पर ट्री यदि कर लेंगे तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। यदि किन बच्चों ने ए और बी सही किया तो उनका भी सही ही माना जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है, टी नहीं, ये ट्री सिस्टम है, भी ध्यान रखना। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर वैसे सही होना चाहिए क्योंकि मैंने उपरोक्त सभी ट्री के आधार पर लगाया। प्रिंटिंग मिस्टेक मुझसे हुई है, उसकी सजा आपको नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर आप डी, ए व बी दोनों लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओरिजिनल में जो आपका क्वेश्चन है उसमें ए, बी, सी तीनों ही आपके सही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीलिंग रोज को किस प्रकार के उपसाधन में वर्गीकृत किया गया? सीलिंग रोज सभी को पता है कि ट्यूबलाइट वगैरह को जब कनेक्शन देने हो तो इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसका किस नाम से जाना जाता है? तो इसको निर्गत या आउटपुट देता है भी हमें, इसके साथ हम लोड जोड़ सकते हैं। तो यहां पर सप्लाई आती है तो ये आउटपुट प्रकार का एक साधन है, निर्गत उपसाधन है। सुरक्षा सेफ्टी नहीं है, धारक यानी कि धारण करने वाला कोई चीज के अंदर स्थापित नहीं करते। जैसे लैंप होल्डर में लैंप लगा देते हैं, सीलिंग रोज में कोई चीज डायरेक्ट उपकरण नहीं लगता तो धारक नहीं है। सामान्य उपसाधन नॉर्मल ये स्विच सॉकेट के अंतर्गत नहीं आता है और उपरोक्त सभी हो नहीं सकता भी, तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू उपयोग में आने वाली आपूर्ति की वोल्टेज रेटिंग क्या है? तो घरेलू उपयोग में जो आने वाली आपूर्ति है वो हमारी 240 वोल्ट है, ये तो सभी को पता है, सब में ऑप्शन में 240 है। और उसकी जो टॉलरेंस दी गई है प्लस माइनस वो होनी चाहिए 5%। कितने परसेंट? 5%, यानी कि 240 वोल्ट का 5% वोल्टेज कम भी हो सकती है, 5% वोल्टेज ज्यादा भी हो सकती है। तो 16वां का आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रा है। मूल मात्रा वो 7 मौलिक इकाइयां हैं जिनके बारे में आपको शायद पता होना चाहिए। मोल व प्रकाश तीव्रता बिल्कुल होती है, तापमान व द्रव्यमान बिल्कुल होती है, विद्युत धारा भी होती है, समय व दूरी भी उसके अंदर होती है। तो डी उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी एसआई की मौलिक इकाइयां यानी कि फंडामेंटल यूनिट है भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एमकेएस इकाइयों को एसआई इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए कारक है 9.80665 का प्रयोग किन गणनाओं में किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि हमने एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। हमने पढ़ा है कि 1 केजी मीटर में 9.81 जूल होते हैं, ये आपने शायद पढ़ा होगा। 1 केजी मीटर में 9.81, तो 9.80 ये जो है वो इसी से निकला है। ये एक नियतांक, एक स्थिरांक प्रयोग में लाया जाता है जब हम किसी अन्य इकाई का रूपांतरण एसआई में करते हैं भी। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि कार्य के अंदर भी इसका प्रयोग होता है, शक्ति के अंदर भी इसका प्रयोग होता है, ऊर्जा के अंदर भी प्रयोग होता है, बल के अंदर भी प्रयोग। तो कार्य, शक्ति, ऊर्जा तीनों में इस इकाई का प्रयोग करते हैं। जब जब आप मैट्रिक इकाइयों को एसआई इकाइयों में चेंज करेंगे, एक गुणांक आपको चाहिएगा, वो होता है 9.81 या 9.80865 जो आपको दिया हुआ है वो है। तो उपरोक्त सभी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। डी, ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.06 किलो वोल्ट को मिली वोल्ट में कन्वर्ट करना है। 0.6 किलो वोल्ट है तो 0.06 इनटू मल्टीप्लाई होगा कितने से भी? 1000 से। ठीक है, ये तो आ गया किस में भी? वोल्ट में। यहां पर ये इक्वल हो जाएगा किसके? किलो वोल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्ट में। लेकिन हमें इसे में बदलना है इसको मिली वोल्ट में। किसमें? मिली वोल्ट में। तो मिली वोल्ट में बदलने के लिए इसका मल्टीप्लाई आप 1000 से और कर दो। किससे कर देंगे? 1000 से। पॉइंट यदि हम यहां से हटा देते हैं तो बटा में 2 जीरो लग जाएगी, एक और एक 2 जीरो यहां से कट हो जाएगी। तो आपका 6 तो बच गया, 1 जीरो ये रही, 4 जीरो उस तरफ है, 1 2 3 4 जीरो आपकी बच जाएंगी। तो ये आएगा आपका 60,000 वोल्ट, जो ऑप्शन आपका बी सही है। तो 19वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युतचुम्बकीय प्रेरण के नियम किस संरक्षण के सिद्धांत के तुल्य है? तो फैराडे के विद्युतचुम्बकीय प्रेरण के नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के तुल्य है। जितना आप चुंबकीय फ्लक्स काटोगे उतना उसके बदले में आपको ईएमएफ मिल जाएगा। ना तो कुछ पैदा हुआ, ना ही कुछ नष्ट हुआ। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से मिलता जुलता नियम है फैराडे के विद्युतचुम्बकीय प्रेरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सोलोनॉइड कुंडली में यदि टर्नों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके सेल्फ इंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके लिए आपको सेल्फ इंडक्टेंस देखना पड़ेगा। आपको याद हो एल इंडक्टेंस बराबर होता है एन इंटू फाई अपॉन में आई। यदि आप किसी कुंडलियों की संख्या आपको प्रश्न में कहा गया दोगुनी कर दी, आपने टर्नें यदि दोगुनी कर दी है तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी उसका क्या हो गया? अभी दोगुना हो गया, रेजिस्टेंस दोगुना हो गया तो बहने वाली धारा क्या हो जाएगी? आधी 1/2। फाई यदि हम कांस्टेंट रखें, यदि हम देखें कि आसपास के क्षेत्र में फाई नियत है तो हम कह सकते हैं कि 2 फाई बटा में धारा क्या होगी? 1/2। तो इंडक्टेंस जो है पहले से वो एल जो है पहले से कितने गुना हो जाएगा जी? वो 2 इंटू 2 यानी कि पहले से 4 गुना आपका इंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इंडक्टेंस पहले से कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं अभी। नेक्स्ट जो आपका
प्रश्न है वो देखते हैं। प्रतिरोध रंग संकेत तालिका के अनुसार स्लेटी रंग की सहिष्णुता के प्रयास करें। तो स्लेटी रंग यानी कि ग्रे कलर, जिसे धूसर भी कहते हैं, उसकी सहिष्णुता याद रखनी पड़ेगी। देखो ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर सी आएगा आपका 0.05% प्लस माइनस में आ जाएगा इसका उत्तर। तो ये होता है स्लेटी रंग की टॉलरेंस की मान। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक टीवी सेट है जो 650 वाट की पावर लेता है। ये प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करता है। यदि प्रति यूनिट विद्युत दर 7.5 रुपए यानी कि 7.50 हो तो फरवरी माह के बिल की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर जो डाउट क्या है वो है फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में जब भी कैलकुलेशन संबंधित प्रश्न आते हैं दिन लिए जाते हैं 28। कितने दिन? 28। तो बहुत ही आसान है, आपको पैसे बताने हैं। तो KWH टोटल पहले आपको निकालनी पड़ेगी। KWH निकालने का बहुत सिंपल फार्मूला है, वाट का गुणा कर दो कितने घंटे चलता है, 3 घंटे, और कितने दिन चलता है, 28 दिन, और ऑब्लिक लगा देंगे 1000। तो ये आपकी आ जाएगी KWH। और यदि सारी वैल्यू का गुणा हम 7.5 यानी कि 7 रुपए 50 पैसे से कर देंगे तो आपका बिल आ जाएगा भी रुपए में। तो कितने रुपए आएगा इसका बिल जब आप इस कैलकुलेशन करोगे? तो ये आएगा आपका 409 रुपए 50 पैसे। तो इतना आपका जो बिल है वो 409 रुपए 50 पैसे आपका बिल आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा कि 100, 200 व 300 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं। एक आपूर्ति से जुड़कर 500 वाट की शक्ति लेते हैं। परिपथ की धारा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर आपको ना तो श्रेणी दिया गया ना ही समांतर दिया गया। तो आप क्या मानोगे? तो हम इस प्रश्न को वैसे अगर मानने को तो आप लोग गलत भी मान सकते हो क्योंकि श्रेणी समांतर नहीं दिया है, लेकिन प्रश्न को आप ऑप्शन के आधार पर देखो तो आपका उत्तर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। यदि आप इसकी कैलकुलेशन श्रेणी के आधार पर करते हो, किसके आधार पर? श्रेणी के आधार पर करते हो, तो हमारा उत्तर ही मैच नहीं होगा। तो देख लेते हैं श्रेणी के आधार पर क्या होगा। यदि ये तीनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इस प्रकार से, ये 100 का है, ये 200 का है और ये 300 का है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा आपका इसका आ गया 600 ओम, और जो टोटल पावर है आपकी वो आ गई आपकी 500 वाट। तो इसकी जो आई निकलेगी वो निकलेगी P बटा में R का अंडर रूट, यानी कि 500 बटा में 600 का अंडर रूट, यानी कि 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, 5 बटा में 6 का अंडर रूट। तो हमारा मान जो है वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 1 से भी कम आएगा और 1 से कम कोई वैल्यू है नहीं। तो ये सारे के सारे तीनों की तीनों रेजिस्टेंस किसमें मानने पड़ेंगे? पैरेलल में। पैरेलल में मान के जब इसको हल करोगे, सॉल्व करोगे, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस RT आपका आ जाएगा 54.54 ओम के अप्रोक्सीमेट। और फिर आप इसका जब आई निकालोगे तो ये आएगा आपका 500/54.54 और इसका निकालोगे अंडर रूट। तो यहां पर अंडर रूट आपको अप्रोक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, यानी कि 3 एम्पेयर के आसपास की आपकी करंट आएगी। इसलिए ऑप्शन डी को सही माना गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि AgNO3 के घोल में यदि 9656 कूलाम का आवेश यदि प्रवाहित हो रहा हो तो कैथोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसके लिए बहुत ही सरल सा आपको लॉजिक लगाना है। ये फैराडे के वैद्युतिक अपघटन का नियम कहता है कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I इंटू टी के, और जो M है वो इक्वल होता है ZIT के। ठीक है, तो हमें एक रासायनिक तुल्यांक की डेफिनेशन, हमें यहाँ पे नियतांक यानी कि Z चाहिएगा, और जो आपका कूलाम का आवेश हमें I इंटू टी की वैल्यू दी गई है इस फॉर्मूले में, हमें Z की वैल्यू चाहिए। तो M जो है वो इक्वल हो जाएगा, IT की वैल्यू आपके पास है 9656 और इक्वल टू Z की वैल्यू हमें पता है भी, क्योंकि देखो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का घोल है। 1 एम्पेयर की जो परिभाषा थी उसके अंदर था कि 0.00118 ग्राम, ये हमें 1 कूलाम आवेश से मिला था। दोबारा लिख देता हूं मैं इसको, 0.00118 ग्राम ये चांदी जो हमें मिली थी ये इकाई कुलाम, 1 कुलाम के आवेश से मिली थी। लेकिन हमारे पास आवेश है 9656 9656 कुलाम, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0011118 से, तो हमें टोटल जो है वो आपका चार्ज मिल जाएगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे आपको, तो आपको जो टोटल चार्ज मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट मिलेगा आपको बी ऑप्शन 10.8 ग्राम के आसपास। तो इसको इस तरीके से करने की कोशिश करना भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सेल का उच्च आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का उच्च आंतरिक प्रतिरोध, तो देखते हैं क्या है 4 ऑप्शन। उच्च टर्मिनल विभवांतर प्रदान करेगा। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस से विभवांतर वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वोल्टेज ड्रॉप पर तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन उच्च नहीं मिलेगी, वो निम्न मिलेगी, गलत। उच्च विद्युतवाहक बल आंतरिक रेजिस्टेंस पे डिपेंडेबल नहीं है, करंट होती है डिपेंडेबल। निम्न विद्युतवाहक बल प्रदान करेगा, नहीं। ईएमएफ पे डिपेंडेबल नहीं है आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान रखना। डी ऑप्शन है अति उच्च धारा प्रदान करेगा, नहीं। निम्न टर्मिनल विभवांतर प्रदान करेगा, बिल्कुल। वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आपको कम मिलेगी। ईएमएफ से इंडिपेंडेबल होता है आंतरिक प्रतिरोध, या आंतरिक प्रतिरोध से विद्युतवाहक बल जो है प्रभावित नहीं होता, लेकिन विभवांतर टर्मिनल वोल्टेज और जो करंट है उस पर डिपेंडेबल होता है। तो निम्न टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, उच्च रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी का जो यूनिट है वो क्या है, तो बहुत आसानी से याद होगा आपको, इसका इकाई होती है फैराड प्रति
मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब एक स्थायी चुंबक को एक कुंडली के मध्य प्रवेश करवाया जाता है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत बल का मान निम्न में से किस कारक से प्रभावित नहीं होता? तो यहां पर हमारे पास एक कुंडली है ये, और इसके अंदर हम प्रवेश करवाएंगे एक परमानेंट मैग्नेट NES, कोई भी सिरा इसके अंदर प्रवेश करवाएंगे तो जो EMF जनरेट हुआ है वो किस कारक पर निर्भर नहीं करता? चुंबक के सामर्थ्य पर, बिल्कुल इस पर निर्भर करता है। कुंडली में टर्नों की संख्या पर, बिल्कुल इस पर निर्भर करेगा। जितनी ज्यादा टर्नें होंगी उतना ज्यादा EMF मिलेगा आपको। गति जिस पर चुंबक आगे बढ़ता है, बिल्कुल गति पर भी डिपेंडेबल है। फ्लक्स परिवर्तन की दर, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का दूसरा नियम इस बात को कहता है। कुंडली के तार की प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी पर यह डिपेंडेबल नहीं है। रो कितना भी कम ज्यादा हो उस पर यह इफेक्ट, देखो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय नियम जो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध से अनडिपेंडेबल रहते हैं, ध्यान रखना। तो कुंडली तार की प्रतिरोधकता, तार चांदी की हो सोने की हो मैटर नहीं करता है, ध्यान रखना। हाँ, तो प्रतिरोधकता पर जो है वो ये जो EMF है वो निर्भर नहीं करता, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। फैराडे ने अपने नियमों में ये नहीं कहा था कि चांदी की तार होनी चाहिए, सोने की होनी चाहिए, लोहे की होनी चाहिए। उसने कहा था चुंबकीय बल रेखाओं का चालक द्वारा छेदन कराओ, आपको EMF मिल जाएगा। तो कुंडली के तार की प्रतिरोधकता पर यह निर्भर नहीं करता, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। डी हमारा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धारावाही सोलेनॉइड की ध्रुवता निम्न में से किस कारक के द्वारा ज्ञात की जा सकती है? सोलेनॉइड की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए आपको दो नियम दिए गए अभी। एक तो होता है हेलिक्स का नियम, हथेली का नियम, या हेलिक्स के दाहिने हाथ की हथेली का नियम भी कहते हैं, और दूसरा होता है क्लॉक रूल, यानी कि घड़ी का रूल या क्लॉक रूल। इससे भी हम कुंडली की ध्रुवता ज्ञात कर सकते हैं। मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम से हम एक धारावाही चालक के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। तो ये मैक्सवेल का नहीं होगा, ये ए और बी जो आपके ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी है, ए व बी दोनों ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल जो पूर्णावेशन के योग्य नहीं है, एक सेल जो पूर्णावेशन नहीं है, पुनः आवेशन था, इसको दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता। थोड़ा शब्दों में टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो सेल जो दोबारा चार्ज करने के योग्य नहीं है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। तो सूखा सेल, बिल्कुल हम कह सकते हैं ड्राई सेल जो है वो पुनः चार्ज करने के योग्य नहीं। लेकिन कौन सा सूखा सेल? ना यहाँ पे प्राइमरी लिखा, ना यहाँ पे क्या लिखा, सेकेंडरी लिखा। तो सूखा तो प्राइमरी में भी होता है, सूखा तो सेकेंडरी में भी होता है। जो आपका निकिल कैडमियम सेल है वो ड्राई सेल है, लेकिन हम नहीं कह सकते तर सेल। अब गीला सेल प्राइमरी भी होता है, गीला सेल लेड एसिड भी है, दो होता है। लेकिन सूखे और गीले के आधार पर हम उसकी चार्जिंग तय नहीं करते, हम तय करते हैं प्राथमिक और द्वितीयक के आधार पर। तो जो सेल पुनरावेशित नहीं हो सकते वो सेल कौन से होते हैं? प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, देखते हैं। 12 वोल्ट की ऑटोमोबाइल बैटरी जिसकी क्षमता 36 AH है, ये 100 वाट 12 वोल्ट के एक लैंप को कितने समय तक प्रज्वलित कर सकेगी यदि यह पूर्ण आवेशित है? एक बैटरी है जो पूरी तरह से चार्ज है और एक 100 वाट और 12 वोल्ट का एक लैंप इसके साथ जुड़ा है। बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 36 एम्पेयर हावर है। तो यह कितनी देर तक लैंप को चला देगी? तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम इस लैंप की करंट को निकाल लेंगे। करंट का फॉर्मूला ओम के नियम से बहुत ईजी है, I बराबर V बटा में आर आ जाएगा। और सॉरी, आर हमारे पास गिवन नहीं है तो हम निकाल सकते हैं I बराबर P बटा में V से। तो P हमारे पास है 100 ऑब्लिक, जो आपकी वोल्टेज है वो है 12, तो ये 8 पॉइंट समथिंग आपकी जो एम्पेयर है वो करंट आ जाएगी भी। तो हमारी जो करंट आ गई वो आ गई 8 एम्पेयर के आसपास। अब जो क्षमता है इसकी वो है 36 AH है। तो एम्पेयर आवर जो आपकी क्षमता है वो आपकी 36 है, यहां हम लिख लेंगे। और एम्पेयर जो है हमारे वो अप्रोक्सीमेट 8 है, और हमें ज्ञात करना है हावर यानी कि H ज्ञात करना है। तो H यहीं रहने दो, 8 उसके बटे में चला जाएगा। तो 36/8, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8 का जब भाग 36 में लगाया तो ये अप्रोक्सीमेट 4 पॉइंट समथिंग पे जाएगा। तो 4 घंटे के आसपास आपकी ये जो क्षमता में प्रदान कर देगी। तो देख लेते हैं 4 घंटे के नजदीक होना है, 3.6 बहुत कम रह गया, 4 से हमारा उत्तर 4 आ ही रहा है। तो 4 घंटे 20 मिनट के अप्रोक्सीमेट ये आपको एनर्जी प्रदान कर देगा। बाकी सब जो है ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एडिशन सेल में प्रयुक्त जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है? तो एडिशन सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिखा जाता है KOH से। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी पर देखने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के प्रतिरोध को मापने का सही समय। अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए भारतीय विद्युत के नियमों के अंदर कुछ बातें बताई गई है। आपको अर्थ का रेजिस्टेंस तब नापना चाहिए जब मौसम एकदम सूखा हो, जमीन एकदम सूखी हो, बारिश वगैरह कुछ भी ना हुई हो, यानी कि जमीन में नमी नहीं होनी चाहिए, ऊपर से एकदम जमीन सूखी होनी चाहिए, मौसम सूखा होना चाहिए। तो खुश्क मौसम के अंदर या शुष्क मौसम के अंदर जब भूमि एकदम सूखी होती है तब अर्थ का रेजिस्टेंस नापा जाता है। पहला ऑप्शन है बरसाती मौसम, जब भूमि पर्याप्त नमी हो नहीं नापेंगे जिस समय, तो वैल्यू वैसे ही कम आनी है। तो हमें नापना है शुष्क मौसम में, क्योंकि देखो लीकेज करंट के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता। तो बरसाती मौसम में तो अर्थ का रेजिस्टेंस वैसे ही कम हो जाएगा, लीकेज रेजिस्टेंस सारी की सारी जमीन में चली जाएगी क्योंकि अर्थ का प्रतिरोध कम आएगा। लेकिन जो सूखा मौसम है उसमें यदि करंट कहीं लीक हो रहा है, क्योंकि गर्मियों के अंदर कूलर वगैरह चलाते हैं, लॉजिक ये नहीं है लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं। तो शुष्क मौसम के अंदर अगर रेजिस्टेंस भूमि का जो बढ़ जाता है उस समय में मैक्सिमम वैल्यू रेजिस्टेंस मेजरमेंट करनी होती है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो आपको शुष्क मौसम के अंदर ही मेजरमेंट करनी पड़ती है। सर्दियों में जब वायु में नमी हो नहीं नापेंगे, इसे किसी मौसम में नहीं, ऐसा नहीं है, रूल में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। हमारा जो ऑप्शन है भी सही है भी।
नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, किसी स्थायी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाकर रखने वाली काल्पनिक सरल रेखा। एक चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट है इस प्रकार से N और S, और इसके दोनों ध्रुवों को मिलाकर रखने वाली एक काल्पनिक सरल रेखा को इंडिकेट इस प्रकार से किया जाता है। इसे हम बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी चुंबकीय अक्ष आपका सही हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सिंगल फेज मोटर को चलाने में प्रयुक्त कॉन्टैक्टर रिले में न्यूनतम कितने एनओ कॉन्टैक्ट होने आवश्यक हैं? एनओ मतलब नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन जो आपके कॉन्टैक्ट हैं वो मिनिमम होने चाहिए 3 में। इस प्रकार से मैं बना के बता देता हूं आपको, 3 आपके नॉर्मली एनओ कॉन्टैक्ट होने चाहिए। वो 3 किस लिए होने चाहिए उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें से एक वायर आपकी होगी फेज की, एक वायर होगी आपकी न्यूट्रल की, और एक वायर होगी आपकी ऑक्सिलरी AUX ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की। तो यहां पर ये 2 तारें चली जाएंगी आपकी मोटर सर्किट के अंदर, यहां पर मोटर सर्किट में, और ये जो एक वायर है ये आपकी ऑक्सिलरी सर्किट जो ऑन ऑफ सर्किट है उसके अंदर ये काम में आ जाएगी। तो कम से कम 3 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होने जरूरी हैं एक सिंगल फेज मोटर को चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, लोहे की कंड्यूट पाइप को काटने के पश्चात कटे हुए भाग के तीखे किनारों को स्मूथ करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो एक बहुत ही बढ़िया औजार है इसके लिए बनाया, इसे हम रीमर के नाम से जानते हैं, उसका हम प्रयोग करके उसको हटा सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी उच्च चुंबकशीलता वाले पदार्थ से चुंबक के प्रतिष्ठंभ का मान क्या होगा? उच्च चुंबकशीलता वाला पदार्थ है, उसके रिलेक्टेंस का मान क्या होगा? जब चुंबकशीलता का मान उच्च होगा तो रिलेक्टेंस का मान अपने आप ही क्या हो जाएगा? अभी निम्न हो जाएगा, क्योंकि जो रिलेक्टेंस है यदि आपने देखा हो फॉर्मूला RM, ये इक्वल होता है L अपॉन म्यू इंटू ए के। तो म्यू है आपकी चुंबकशीलता जो इसके विलोम है, इसके विलोमानुपात प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मान यदि चुंबकशीलता ज्यादा रहेगी तो रिलेक्टेंस का मान अपने आप ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में आता है? इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चुंबकीय है, जिसको चुंबकीय गुणों से हम जिससे चुंबकीय गुण हम देख सकते हैं, चुंबक से उसके प्रभाव अनुभव कर सकते हैं? तो पहला है निकिल, बिल्कुल निकिल आता है, टंगस्टन भी आता है, लकड़ी भी आता है, एबोनाइट भी आता है। वैज्ञानिक बहुत होशियार हैं, उन्होंने चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया, यदि आपको याद हो तो। एक तो है पैरा, एक है फेरो और एक है डाया। तो फेरा, पैरो, डाया और एक फेराइट्स भी होते हैं, ये तीनों के अंदर सभी है। तो ये सारे के सारे चुंबकीय गुण हैं, किसी के अंदर ज्यादा है किसी के अंदर कम है। हम नहीं कह सकते कि कोई पदार्थ चुंबकीय गुणों से पूर्ण नहीं है, तो सभी पदार्थ हैं वो चुंबकीय गुण रखते हैं भी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सूत्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम, सेकंड नियम से संबंधित है? बहुत ही आसान है। फैराडे का द्वितीय नियम E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d फाई बटा में dt। तो d फाई बटा में dt आपको देखना है कहां मिलता है, ढूंढ लीजिए। तो यहां पर ऑप्शन E जो है वो इसी को इंडिकेट कर रहा है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d फाई इंटू dt के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाया गया चिन्ह किसे प्रदर्शित करता है? तो दिखाया गया चिन्ह, अब सिंबल आपको याद करने के लिए दिए थे बहुत, हर पेपर में 1-2 सिंबल मैं देता रहूंगा, मैंने ये पहले ही कहा था। तो ये सिंबल है आपका थर्मल ओवरलोड रिले का। तो थर्मल ओवरलोड रिले को इस सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप भी आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट है, एक तार की लंबाई को बढ़ाकर 4 गुना व त्रिज्या घटाकर आधी कर दी जाए तो तार की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालकता जो है वो प्रतिरोध का विलोम है। तो देखते हैं रेजिस्टेंस सबसे पहले, सॉरी चालकता डायरेक्ट देख लेते हैं अपने। जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो होती है एरिया के और इनवर्सली होती है किसके भी, लेंथ के। तो एरिया यहां पर क्या कर दिया, एरिया हमारे पास है नहीं लेकिन देखेंगे एरिया भी, किसी तार की लंबाई को बढ़ाकर 4 गुना कर दिया। तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ कर दी बढ़ाकर 4 गुना तो इसके अपॉन में 4 आ जाएगा। त्रिज्या घटाकर आधी कर दी, त्रिज्या यानी कि रेडियस, जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की स्क्वायर के, रेडियस की स्क्वायर के। वो जो यदि आधी कर दी है, यदि यहां पर एरिया आपका फिर क्या आ जाएगा, यदि आपकी त्रिज्या यानी कि r इक्वल कर दिया 1/2 तो एरिया इक्वल हो जाएगा आपका 1/4 यानी कि इसकी स्क्वायर के। तो हम यहां क्या लिखेंगे 1/4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यह है 0.25/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से गया ये, इसको पॉइंट लग गया, ये आ गया आपका 8। तो 1/8 यानी कि पहले से 8 गुना क्या हो जाएगा, अभी कम हो जाएगी चालकता। तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हो अभी। तो समझ में आ गई होगी शायद बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदर्शित चित्र में प्रतिरोधक R2 के द्वारा किया गया वोल्टा पतन क्या होगा? तो R2 यहां है, ये देखिए 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है जिसका नाम है R2। सीरीज में सारे के सारे जुड़े हैं। टोटल रेजिस्टेंस सबसे पहले देख लेते हैं। RT इक्वल हो जाएगा आपका 1.8 प्लस में 1 प्लस में 2.2। तो ये हो गया 1.8 यानी कि 3 और 4 5। तो RT आपका आ गया 5 किलो ओम। 5 किलो ओम आपका RT है। तो आपकी I कितनी आ गई? I आ गई आपकी 15/5 किलो ओम। तो यहां पर आपको I मिल जाएगी एम्पेयर में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो आपकी जो I आ गई है वो आ गई 0.003 एम्पेयर। और उसके बाद में हमें ज्ञात करना है इस 2.2 किलो ओम की वोल्टेज ड्रॉप।
तो बहुत आसान है। तो V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर, आई है 0.003 इंटू 2.2 किलो, यानी कि 2200 ओम। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पॉइंट हटाकर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा 6.6 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट। तो आंसर सी आपका जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दो कुंडलियां जिनमें समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, इन एक दूसरे के समीप लाने पर इनकी चुंबकीय बल रेखाएं। तो दो कुंडलियां हैं, इनको पास पास इस प्रकार से रख लेते हैं हम। कुंडलियों की जगह एक पदार्थ ही ले लिया हमने और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों में सेम है, इस प्रकार से हमने बना दिया। यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है तो सॉरी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दो कुंडलियां जिनमें समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समीप लाने पर इनकी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। तो इनकी चुंबकीय बल रेखाएं समान दिशा में यदि धारा दो कुंडलियों में से जा रही है तो उनकी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से जुड़ने वाले स्वभाव की होती है, वो एक दूसरे की मदद करती है, तो वो जुड़ने वाली स्वभाव की हो जाएंगी। ये आपको पता होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भी। वेबर प्रति एम्पेयर टन किस राशि का मात्रक है? वेबर प्रति एम्पेयर टन। ये क्वेश्चन शायद पिछले टेस्ट में भी दिया था, लेकिन उस समय जो आपका आंसर था वो इंग्लिश में था। इस बार फिर से दिया। इस बार भी यदि आप गलती करते हो तो इसका मतलब आपका ध्यान पेपर पर नहीं है। तो चुंबकशीलन मैंने बताया भी था, जिसको हम परमियंस के नाम से जानते हैं, उसका मात्रक है एम्पेयर टन प्रति वेबर प्रति एम्पेयर टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्ड ग्रिप व राइटर नोट का प्रयोग किस युक्ति में किया जाता है? जो आपके पेडेंट होल्डर वगैरह होते हैं, ये कॉर्ड ग्रिप होती क्या है? एक विशेष तरह की गांठ है जो किसी भी चीज को पकड़ने में, मजबूती से पकड़ने में और तार को खींचने पर तार बाहर न आए युक्तियों से, उसके लिए प्रयोग की जाती है। तो सीलिंग रोज के अंदर भी लगाई जाती है, पेडेंट होल्डर में भी ये लगाई जाती है, जंक्शन बॉक्स के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है, पुल टाइप स्विच जो आपके लटकने वाले स्विच होते हैं उनके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो उपरोक्त सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समान मान के चार प्रतिरोध 10 वोल्ट की सप्लाई के समांतर में जुड़कर 2 मिली एम्पेयर की धारा लेते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो चार प्रतिरोधक हैं भी और जुड़े हैं समांतर क्रम में। तो इसका हम बना लेते हैं डायग्राम थोड़ा सा। तो चार रेजिस्टेंस, एक, ये रहे दो, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, और जुड़े हैं पैरेलल में भी। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं ये इस प्रकार से। वैल्यू सबकी सेम है यहां, और जो वोल्टेज है यहां पर अप्लाई की गई है वो है 10 वोल्ट, और यहां पर जो करंट आई जा रही है वो जा रही है 2 मिली एम्पेयर। तो हम ज्ञात कर सकते हैं आरटी। क्या ज्ञात कर सकते हैं? आरटी बहुत ही आसान है। आरटी बराबर वी बटा में आई। तो वी हमारे पास है 10 और बटा में 2 मिली, मिली के पावर जो है वो ऊपर चली जाएगी, 10 की पावर 3 हो जाएगा, 2 से ये गया 5 पे। तो जो आपका आरटी आया है वो आ गया आपका 5000 ओम। कितने ओम? 5000 या 5 किलो ओम हम कह सकते हैं। तो हमारे पास आरटी है 5 किलो ओम के आसपास, और हमें ज्ञात करना है सभी का मान। तो एक फॉर्मूला है समांतर क्रम में, यदि सभी प्रतिरोध मान समान हो तो हम फॉर्मूला लगाते थे, आर टी बराबर होता था आर बटा में एन। तो इसके अंदर हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आर टी हमारे पास है 5 किलो ओम। 5 किलो है, किलो हम बाद में यूज कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि किलो में चलने हैं सारी वैल्यू। उसके बाद में रेजिस्टेंस आर हमें ज्ञात करना है, एन हमें पता है कितने हैं, 4 हैं। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4। तो आर आपका आ गया 5 इंटू 4 यानी कि 20, यानी कि 20 किलो ओम का आपका एक रेजिस्टेंस है। तो हमारा आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसके कलर कोडिंग की हुई है, तो आपको कुछ पूछा गया है। तो देखते हैं प्रदर्शित प्रतिरोधक किस श्रेणी का है? किस श्रेणी का है? तो पहली पट्टी ब्राउन है, ब्लैक है, गोल्ड है, गोल्ड है। अब E48, E12, अब यहां पे शायद आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे रेजिस्टेंस देखा सभी खुश हुए होंगे, क्या पता कलर कोडिंग हमसे पूछी है, वैल्यू पूछी हो, लेकिन जब ऑप्शन देखे तो मैच नहीं हुए। तो रेजिस्टेंस की ई सीरीज होती है। ई सीरीज में जो ई है वो आपकी टॉलरेंस बताता है, ये होती है प्लस माइनस, और किसमें? परसेंटेज में। अलग अलग ई की वैल्यू होती है, E3 से शुरू होते हैं और E192 तक इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स की गई है। तो इसके अंदर जो गोल्ड है, गोल्ड की टॉलरेंस हमें पता है होती है प्लस माइनस 5%। तो प्लस माइनस 5% किस ई सीरीज में आता है? तो ये आता है E12 में। E12 में, E12 के अंदर होता है प्लस माइनस 5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीयक सेल में उपस्थित दोषों में से किस दोष का निवारण संभव नहीं है? तो इनमें से ऐसा दोष देखना है आपने जिसको हम सही नहीं कर सकते भी, जिसका निवारण ही नहीं है। तो पहला सेडिमेटेशन। सेडिमेटेशन है क्या? सेल की तली के अंदर क्या इकट्ठा हो जाना भी? कचरा। कचरा यदि इकट्ठा हो गया तो हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसका निवारण नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। बकलिंग। बकलिंग दोष है प्लेटों का मुड़ जाना। प्लेटें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में से यदि कोई प्लेट मुड़कर दूसरी प्लेट से शॉर्ट सर्किट हो गई तो हम उसे सही नहीं कर सकते, बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। हार्ड सल्फेशन। कौन सा सल्फेशन? हार्ड सल्फेशन।
हार्ड सल्फेशन लंबे समय तक बैटरी को काम में यदि आप नहीं लेके आते हो तो प्लेटें जो कठोर हो जाती है। हाँ, इसका एक उपाय है, हम सही करने का प्रयास कर सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा शायद, ट्रिकल चार्जिंग। कौन सी चार्जिंग? ट्रिकल चार्जिंग। तो इसका उपाय है हमारे पास। तो हार्ड सल्फेशन का उपाय है कोरोजन। कोरोजन को भी हम कपड़े से साफ कर सकते हैं, इसका भी उपाय है हमारे पास। तो हमें तो वो चाहिए जिनका उपाय नहीं है। तो सी और डी का तो उपाय है, लेकिन ए और बी का कोई उपाय नहीं है, तो हमारे ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 के निम्न में से कौन सा सूत्र विशिष्ट चालकता संबंधित प्रश्नों को हल करने में उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा सूत्र है जो विशिष्ट चालकता ज्ञात करने के काम में नहीं आता? तो विशिष्ट चालकता, सबसे पहले चालकता का रिलेशन में ओरिजिनल सूत्र आपको लिख देता हूं। जी इक्वल होता है सिग्मा ए अपॉन एल के। तो क्या जी सिग्मा ए अपॉन एल कहीं मिल रहा है? जी सिग्मा एल अपॉन ए नहीं, गलत। जी ए इंटू एल अपॉन सिग्मा नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, इससे जब हमने जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसे जब हम वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा आपका इक्वल आ जाएगा जी इंटू एल अपॉन में ए। तो सिग्मा जी इंटू एल अपॉन ए। तो देखते हैं, सिग्मा जी इंटू एल अपॉन ए लिखा है, नहीं। ए इंटू एल अपॉन जी, गलत। सिग्मा जी इंटू ए अपॉन एल नहीं, ये भी गलत। तो उपरोक्त सभी गलत हैं, कोई सही नहीं है। सही जो है वो आपको लिखे हुए मिल गए हैं। भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपका कि एक वैद्युतिक वायरिंग के निर्मित होने के पश्चात निम्न में से कौन सा परीक्षण वायरिंग की जांच करने के लिए किया जाता है? वायरिंग कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में ये टेस्ट करना पड़ता है वायरिंग में कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई युक्ति कार्य कर रही है कि नहीं कर रही, कहीं फेज और न्यूट्रल तो आपस में शॉर्ट नहीं है, कहीं अर्थिंग आपकी प्रॉपर है, वो कहीं अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर जो है वो आपका मिसिंग तो नहीं है, कहीं अर्थिंग सभी उपकरण से जुड़ी है कि नहीं है। तो बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट इसके अंदर से किए जाते हैं वो देखने हैं। ध्रुवता, पोलरिटी, बिल्कुल पोलरिटी टेस्ट करना जरूरी है कि फेज आपने सॉकेट में सही तरीके से दिया है कि नहीं दिया। निरंतरता, कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी कि सप्लाई सभी पिनों पर या सभी घटकों तक आ रही है कि नहीं आ रही। अर्थ की कंटिन्यूटी है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे टेस्ट हमें करने पड़ते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 9 जो हमने शनिवार 2 अक्टूबर 2021 को लिया था। उम्मीद करता हूं कि टेस्ट के सभी प्रश्न जो डाउट हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई मन में डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सभी आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।